नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज उस युवा की बात करेंगे जिसने न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया है और मात्र 34 साल की उम्र में इस युवा ने जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीता है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा आज हो रही है। ऐसा क्या खास है न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्ट ज़ोहरान ममदानी में? दोस्तों, खास यह है कि ज़ोहरान ममदानी साउथ ईस्ट एशिया के पहले ऐसे मेयर होंगे जो न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के मेयर बने हैं। वे मुस्लिम हैं, भारतीय मूल के हैं और अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के सोशल डेमोक्रेट विंग के माने जाते हैं। लेकिन इस सबसे बढ़कर यह बात है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनका खुलकर विरोध किया है और यहाँ तक कि ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट ल्यूनाटिक तक भी कह दिया है और यह धमकी दी है कि यदि ममदानी चुनाव जीत जाते हैं तो मेयर न्यूयॉर्क को मिलने वाली ग्रांट्स, न्यूयॉर्क को मिलने वाले फंड्स को रोक देंगे। लेकिन इसके बावजूद जोहरान के लिए जोहरान को जिताने के लिए न्यूयॉर्क की जनता सड़कों पर उतर आई और न्यूयॉर्क को एक काफ़ी अच्छे मजबूत वोटिंग से उनको चुनाव जिताया है। जोहरान ममदानी ने लगभग 50.4% वोट पाए हैं, जबकि उनके दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार जो कि न्यूयॉर्क स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं, कुओमो साहब जो वहाँ के गवर्नर रह चुके हैं, उनको 9% के करीब कम वोट मिले हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट का समर्थन नहीं करते हुए अपने सपोर्टर से ये कहा था कि आप कुओमो को वोट दें। तो इसके बावजूद जोहरानी का चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात है, जबकि न्यूयॉर्क सिटी पर ट्रंप साहब का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। सोशलिस्ट जोहरान ने अत्यंत महंगे शहर को अफोर्डेबल बनाने के लिए, न्यूयॉर्क शहर दोस्तों बहुत महंगा शहर है और उसको अफोर्डेबल बनाने की बात हर आदमी करता है। जोहरान ममदानी ने भी की है और बनाने के लिए उन्होंने कुछ स्कीम्स लाई जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी की जो सरकारी बसें हैं उनको फ्री किया जाएगा। न्यूयॉर्क के मोहल्लों में सरकारी ग्रॉसरी की दुकानें खोली जाएंगी, ग्रॉसरी स्टोर्स खोले जाएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क में बहुत सी जगहों पर ऐसा है कि ग्रॉसरी के स्टोर्स बहुत दूर दूर हैं। और अगले 4 साल तक के लिए उन्होंने सबसे बड़ा वादा किया है कि अगले 4 साल तक के लिए जो मकानों के किराए हैं उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। दोस्तों, हाउसिंग एक बहुत बड़ी समस्या है न्यूयॉर्क के साथ। और कुछ हद तक उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ गवर्नमेंट हाउसिंग की भी स्कीम लाई जाएगी, क्योंकि न्यूयॉर्क एक बेहद महंगा शहर है और मिडिल क्लास व आम आदमी का जीवन यहाँ की हाई कास्ट ऑफ हाउसिंग के कारण बहुत मुश्किलों भरा हो जाता है। आप समझिए कि यहाँ वन बेडरूम के सेट का किराया $3600 से $4000 तक होता है। तो क्या स्थिति होती होगी आम आदमी जो गरीब होगा, वहाँ का जो लोअर मिडिल क्लास का होगा, उसकी क्या स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं। साथ ही न्यूयॉर्क बिलियनियर्स का भी शहर है तथा जोहरान का कहना है कि वो अपनी जो सारी सोशलिस्टिक स्कीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो न्यूयॉर्क के रिच लोगों पर 2% का अतिरिक्त टैक्स लगाएंगे। अब इस अतिरिक्त टैक्स के लगाने से रिच लोगों में बहुत बड़ा विरोध है और न्यूयॉर्क के सभी बिलियनियर्स ने मिलकर जोहरान का विरोध किया है। इन सबके विरोध के बावजूद, बिलियनियर्स के विरोध के बावजूद, ट्रंप के विरोध के बावजूद जोहरान चुनाव जीत गए हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, जोहरान के बारे में हम लोग जान लें कि जोहरान इंडियन मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। इनकी माता एक प्रसिद्ध फिल्मकार मीरा नैयर हैं और इनके पिता प्रोफेसर महमूद ममदानी कोलंबिया में प्रोफेसर हैं। न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान, जैसे भारत में जो तो चुनाव जीते जाते हैं वैसे चुनाव इन्होंने नहीं जीता है। भारत में जैसे चुनाव जीता जाता है कि वोटरों को लुभाने के लिए चुनाव के जस्ट पहले सरकारी स्कीम्स के नाम पर कैश पैसे दे दिए जाते हैं। ये एक तरह का घूस है और एक तरह का ये भ्रमित करने का, लालच देने का है तरीका वोटर्स को, और ये तरीका डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ हो। भारत का चुनाव आयोग इसको संज्ञान में नहीं लेता हो तो एक एक तात्कालिक बात है, ऐसा नहीं कि हर चुनाव आयोग ऐसा ही करेगा। चुनाव आयोग की ये बहुत बड़ी गलती है और चुनाव आयोग को समझना चाहिए
कि उसको डेमोक्रेसी को बचाने के लिए रखा गया है। चुनाव निष्पक्ष हो सकें, इसी के लिए तो भारत के चुनाव आयोग को बनाया गया है। लेकिन अगर कैश दिए जाने को भारत का चुनाव आयोग संज्ञान में नहीं लेता है, तो हम बता दें कि जौहरान ममदानी ने कैश की प्रॉमिस देकर अपना चुनाव नहीं जीता है, बल्कि उन्होंने लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं की उनके ही सामने खुली चर्चा करके यह उनसे बातचीत की, उनका समाधान कैसे किया जाएगा, उनका हल कैसे निकाला जाएगा, और जौहरानी का समाधान करने का, हल निकालने का क्या वादा है, वो कैसे करेंगे, यह सब समझाने के बाद जौहरानी ने चुनाव जीता है, जैसा कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होना चाहिए। दोस्तों, जौहरान एक रेडिकल नेता हैं, रेडिकल युवा नेता हैं, और जिस तरह से ट्रंप राइट विंग के हैं, धुर राइट विंग के हैं, और जौहरान ठीक उसके विपरीत हैं। ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, और वो पैलेस्टाइन काज के सपोर्टर हैं। और उनका मानना है कि इजराइल के गजा में जो हुआ है वो जेनोसाइड है, तथा वे यह भी कहते हैं कि यदि नेतन्याहू न्यूयॉर्क में आते हैं तो वे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश के सम्मान में नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का नोटिस जारी किया हुआ है। ममदानी के पिताजी गुजराती हैं, और इस तरह ममदानी गुजरात की राजनीति से भी परिचित हैं। दोस्तों, वे मोदी जी का विरोध करते हैं, मोदी जी के विरोधी हैं। वह 2002 दंगों के लिए मोदी जी को सीधा जिम्मेदार ठहराते हैं। इस तरह अमेरिका में ममदानी की जीत से भारत में भी सत्तारूढ़ दल थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि भारत में मोदी जी जहां 18वीं सदी की बात करते हैं, वहीं ममदानी फ्यूचर की बात करते हैं, भविष्य क्या होना चाहिए उसकी बातें करते हैं। आप सब जानते हैं कि भूतकाल की बातें वही लोग करते हैं जिनके पास भविष्य हेतु कोई प्लान नहीं होता है, कोई योजना नहीं होती है। भारत में मोदी जी हमेशा केवल पुराने भारत की गौरव गाथा का बखान करते हैं, क्योंकि इनके पास भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए कोई विजन नहीं है। इसका अर्थ तो यही लगता है। जब विजन होता है तब कोई भविष्य की बात करता है, और विजन होने के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति के पास उसकी सोच होनी चाहिए। जब आप सोच आपके पास किसी चीज़ की होगी, तभी आप एक विज़न, एक दृष्टिकोण, भविष्य का दृष्टिकोण तैयार कर पाते हैं, जो हमारे यहाँ वर्तमान में तो दिखती नहीं है। मोदी जी के पास भारत को, भारत के राष्ट्र को, भारत के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोई सोच नहीं है, इसलिए उनके पास इस बात का विज़न भी नहीं है, और इस विज़न की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। और आप ढेर सारी योजनाओं से, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे जनधन खातों की बात हो, चाहे उड़ान योजना हो, इन सब योजनाओं के ठप हो जाने से और इनके गलत साबित होने से ये समझ में आ जाता है। 10 साल का समय बड़ा लंबा होता है। अब मोदी जी के स्कीम्स की का एक तरह से उनको समझने के लिए, उनकी क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए अब 10 साल का समय काफ़ी पर्याप्त है। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ममदानी ने अपनी जीत के आयोजन में, जो पार्टी आयोजित की गई थी, उसमें एक भारतीय पुट उसमें आया, और उन्होंने इसमें जवाहरलाल नेहरू को याद किया। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी 34 साल का युवा आज 70, 72, 78 साल, 80 साल, मोटे मोटे तौर मान लिया 78-80 साल के बाद याद करेगा? जी हाँ, ममदानी ने 78 साल के बाद 14-15 अगस्त की दरमियानी रात को जो नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच दी थी, विश्व इतिहास की प्रसिद्ध स्पीच जिसे माना जाता है, उसको याद किया और उसको कोट करते हुए कहा। मैं यहाँ उनकी बात दोहराता हूँ। उन्होंने कहा, नेहरू जी की स्पीच को कोट करते हुए ममदानी ने कहा, अ मोमेंट कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, व्हेन एन एज एंड्स and the soul of a nation finds utterance. Tonight we step out from the old to the new. ये नेहरू जी की स्पीच है, और जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हुए ममताजी ने को कोट किया, तो आप समझ सकते हैं कि युवा दिलों के धड़कन में नेहरूवियन सोशलिज्म आज भी कितना जीवंत है। भले भारत में ऐसा देख के लगता है कि नेहरू जी भारत के सबसे बड़े विलेन थे, क्योंकि उन्होंने भारत को मॉडर्न बना दिया। उनकी गलती यही थी
कि उन्होंने हम सबको एक मॉडर्न इंडिया दे दिया। और उस मॉडर्न इंडिया के कारण जो लोग 18वीं सदी की बातें करते हैं, 18वीं सदी के सपने देखकर खुश होते हैं, उनको तो नेहरू नहीं अच्छे लगेंगे। सही बात यह है। दूसरी चीज़ दोस्तों कि विश्व के इतिहास की प्रसिद्ध स्पीचेज में से इस स्पीच को एक माना जाता है, और नेहरू जी ने भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में इस स्पीच को दिया था। लेकिन ममदानी ने इस स्पीच को न्यूयॉर्क सिटी के जीत के संदर्भ में दिया, अपनी सोशलिज्म की जो विचारधारा है उनके डेमोक्रेटिक पार्टी की, उसके रेफरेंस में दिया। लेकिन इससे एक बात यह तो स्पष्ट होती है कि करोड़ों लोगों के साथ विश्व का युवा, या कह लें जेन जी, आज भी कैपिटलिज्म के फेस में नेहरूवियन सोशलिज्म को एक समाधान के रूप में देख रहा है। और भारत की सरकार, सत्तारूढ़ सरकार, भाजपा सरकार जितना भी नेहरू को अपमानित करने का प्रयास कर रही है या प्रचार कर रही है, नेहरू का व्यक्तित्व विश्व स्तर पर उतना ही प्रासंगिक होता जा रहा है। हो भी क्यों न, क्योंकि आप कह सकते हैं कि मॉडर्न विश्व के इतिहास में नेहरू जितना पॉलिटिकल एनालिस्ट, बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट और जो एक मॉडर्निस्ट था, उतना दुनिया में कोई नहीं हुआ है। कभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, आज समय इसके लिए कम है क्योंकि नेहरू पर बात करने के लिए समय भी थोड़ा चाहिए। हम लोग इसकी कभी चर्चा करेंगे। इस बीच आज का वीडियो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स देकर हमें बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।